बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। आज का अहम वाक़या पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर आरिफ अलवी का खिताब है, लेकिन उनके खिताब के दौरान जो हुकूमती इत्तेहाद के मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट हाउस से बाहर चले गए और सदर साहब जब खिताब कर रहे थे तो सिर्फ चंद ही अरकान इजलास में मौजूद थे और ये वो थे जो कि PTI के मुनहरिफीन में शामिल हैं। तो एक और अहम वाक़या आज ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 कौमी असम्बली की एक दरख्वास्त की समाअत हुई। ये वो 10 अरकान हैं जिनको कि स्पीकर कौमी असम्बली ने पहले डी नोटिफाई कर दिया था, लेकिन अब इनके वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कहा कि इनका डी नोटिफिकेशन का जो फ़ैसला है वो गलत है। और हमने पहले जो था एक N ब्लॉक इस्तीफ़ा दिया था, 123 अरकान ने इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने सिर्फ 11 अरकान का इस्तीफ़ा कबूल किया, तो लिहाजा जो है ये स्पीकर का फ़ैसला गलत है। तो ये मामला अब 5 दिन के बाद दोबारा ज़ेर समाअत आएगा। तो ये मामला क्या है, क्या तहरीक इंसाफ वापस कौमी असम्बली में जाना चाहती है, इस पर हम बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से भी बात करेंगे और इमरान खान साहब के वकील हामिद खान साहब से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब के कंडक्ट पे कि क्या 123 अरकान जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया उनमें से सिर्फ 11 अरकान का इस्तीफ़ा कबूल करना सही है या सही नहीं है, और क्या इस चीज़ का इख्तियार उनके पास है। तो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे कौमी असम्बली की साबिक स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहबा के साथ, जो कि इस कौमी असम्बली की भी मेंबर हैं और पिछली हुकूमत में वो वफाकी वज़ीर भी थी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहबा। ज़रा आप हमें समझाएंगी कि जो स्पीकर कौमी असम्बली होता है उसका क्या इख्तियार है कि जब कुछ अरकान असम्बली का एक ग्रुप जो है वो एक ही दिन इस्तीफ़ा दे तो स्पीकर जो है उसमें से सिर्फ चंद अरकान के इस्तीफ़े कबूल करे और बाकी के इस्तीफ़े कबूल ना करे, तो इसमें क्या ये स्पीकर की डिस्क्रिशन है, क्या ये रवैया आइनी है या गैर आइनी है? शुक्रिया हामिद साहब। देखिए, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट ये जो बात हुई और इस पर हम पिछले दिनों देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक डिबेट भी चल रही है। देखिए, इन लोग जो मेंबर्स थे इन्होंने पार्लियामेंट में फ्लोर पे खड़े होके अपना इस्तीफ़ा अनाउंस किया था। उसमें 123 में से हो सकता है कुछ मिसिंग हो उस वक्त, लेकिन जो भी उस वक्त प्रेजेंट थे उस वक्त उन्होंने अपना फ्लोर पे खड़े होके अनाउंस किया। अगर किसी को इतराज होता तो वो उसी वक्त हो सकता था, नहीं तो अगर वो कह के गए सबके सब एक साथ वहां से ये कह के वॉकआउट करके गए तो मेरे ख्याल में तो ये अब इसके बाद फर्दर इंक्वायरी, और पिछले स्पीकर ने उसका एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो जब वो एक्सेप्ट भी हो गया एक स्पीकर का एक्ट, दूसरे स्पीकर कैसे उसको वो कर सकता है, अनडू कर सकता है, और कैसे वो अपनी तरफ से एक वो कर सकते हैं। दूसरा बड़ा एक तशवीशनाक जो ये बात थी कि 10 मेंबर का एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया। क्या आपने सिर्फ एक पार्टी जो चंद मेंबर कराची या सिंध से रिलेटेड एक ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुई पार्टी को सूट करती थी, और चंद जो थे कि वो दूसरी ट्रेजरी बेंचेस पे बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टी को सूट करती थी, इसलिए आपने वो 10-11 पढ़े। वो उनको अगर आप देखें तो जो भी सीटें जो इन्होंने एक्सेप्ट की हैं उनके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड है। तो ये चीज़ जो है वो एक मेलाफाइडी इंटेंट नज़र आता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, मोहम्मद मियां सुमरो साहब उनके जो बाहर गए हुए थे और वो कोई अपना बीमारी का वो कह के जो मुझे उन्होंने फ़ोन करके बताया, और जिसके बाद मैंने जाके असेंबली में ये दूसरे मेंबर्स को भी बताया, लेकिन उनके अगेंस्ट, और उन्होंने उसके बाद जब उनको पता चला कि असेंबली कोई कार्रवाई करने लगी है, उन्होंने फौरन अपनी एप्लीकेशन भी की, और जो कि मैंने इनके सीनियर मेंबर्स को बताया, इनफैक्ट मैंने डाइस पे जाके स्पीकर साहब तक को बताया। तो उस वक्त उन्होंने उसका फौरन से मूव करा के मोशन और एक्सेप्ट करा लिया। तो ये जब मैं सारे एक्ट देखती हूँ तो उसमें एक क्लियर कट एक नज़र आता है कि मेलाफाइड इंटेंट का। अदरवाइज मैं समझती
हूँ, वैसे तो स्पीकर का होता है, लेकिन ये वो आप उसे ये नहीं कह सकते कि स्पीकर का डिस्क्रेशन है। स्पीकर ने पूरा इन्वेस्टिगेट करना है, स्पीकर ने फाइंड आउट करना है। तो क्या 6 महीने में ये अभी तक फाइंड आउट नहीं कर सके कि कौन इस्तीफा दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है? अगर कुछ मेंबर्स उनको फोन करके कह भी रहे हैं कि ना उनका एक्सेप्ट करे, तो वो भी फिर खुल के ओपनली आके उनका नाम लेके बता दें कि जी ये लोगों ने मुझसे राब्ता किया है और इनका मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन बाकियों ने नहीं किया है। तो ये सारा अगर हम प्रोसीजर देखते हैं, प्रोसेस, तो मुझे एक अफसोस हो रहा है कि कहाँ मैंने इतना स्ट्रगल किया था, कहाँ हम इदारों की मजबूती की बात करते हैं, कहाँ हम पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, और ख़ास तौर पे एक ओथ के तहत जो स्पीकर आते हैं जिनको इम्पार्शल रहना है। लेकिन अगर मैं पिछले उठा के देखूं तो ऐसे नज़र आता है, अफसोस के साथ, बड़े हैवी हार्ट के साथ मैं कहती हूँ कि एक पॉलिटिकल वर्कर्स की तरह इस वक्त स्पीकर साहिबान काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहबा, इसमें एक जो MNA हैं कराची के, शकूर शाद साहब, उन्होंने स्पीकर साहब को कहा, बल्कि वो पहले हाई कोर्ट में चले गए, फिर उन्होंने स्पीकर साहब को कहा कि जी मैंने तो इस्तीफ़ा ही नहीं दिया और मेरा इस्तीफ़ा जो है वो गलत कबूल किया है। वो भी पहले इस ग्रुप में शामिल थे जिन 11 मेंबर्स के इस्तीफ़े कबूल किए गए। तो हाई कोर्ट ने स्पीकर साहब से कहा कि जी आप इसको रिकंसिडर करें, और उनका केस वापस चला गया। तो वो जो शकूर शाद साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिया, उससे बाकी सारे इस्तीफ़े मशकूक नहीं हो गए? देखिए, बिल्कुल मशकूक भी होते हैं, लेकिन मैंने यही कहा, अगर एक खुल के आके बोल रहे हैं ना, तो बाकी या तो बोल लें या बताएं, उनको बुला के पूछा जाए। और जिस तरह अगर स्पीकर को एक पूरी एक्सरसाइज करनी थी, देखिए आपका आर्टिकल 64 क्या कहता है, या तो अपनी हैंड राइटिंग में दिया हो, और अगर या पर्सनली अपियर होके इस्तीफा दिया हो, और अगर नहीं तो फिर स्पीकर साहब को अगर किसी पे डाउट है तो वो फिर उसको इन्वेस्टिगेट कर ले और वो मालूमात करें, वो बुला के पूछें। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि जो उस वक्त के स्पीकर थे, उन्होंने एक तो इन मेंबर्स ने जिन्होंने भी फ्लोर पे खड़े होकर इस्तीफे दिए, तो वो तो एक सबके सामने है, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप निकाल लीजिए, रिकॉर्डिंग निकाल लें, तो वो पर्सनली तो अपियर होना हुआ ना। अगर आपकी रिकॉर्डिंग में है, आपके देख रहे हैं, आपके फ्लोर पे खड़े होके उन्होंने कहा, तो उनके तो एक्सेप्ट होने चाहिए, और एक स्पीकर कर गए हैं। बट अगर आज कोई भी स्पीकर को डाउट है, या अगर शकूर शाद के बाद भी अगर इनको ये है कि कोई औरों के भी हैं, तो वो एक क्लियरली उनको बुला के उनसे पूछें, और अगर कोई नहीं राब्ता कर रहा तो उसके ऊपर आप एक्सेप्ट कर लें। लेकिन ये जो अपने डिस्क्रेशन है, और जी इसमें आपने बड़ी अच्छी बात की कि स्पीकर साहब नहीं हो सकते। स्पीकर साहब, आप कह रही हैं स्पीकर साहब को अगर किसी पे शक है या वो वजाहत चाहते हैं तो बुला लें। लेकिन इस पर अगर हम देखें तो इमरान खान साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने माजी में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिससे कि ये एज्यूम किया जा सकता है कि अगर स्पीकर साहब ने उनको बुलाया भी होगा तो वो नहीं गए, या अगर बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये उनके बयानात सुनवा देता हूँ, ज़रा आप सुने। मुझे अभी भी मशवरे दिए जाते हैं कि इमरान खान असेंबली में चले जाओ, इनके साथ इकट्ठे बैठ के मामले तय करो। पाकिस्तानियों, मेरी एक बात सुन ले आप, मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, हर किसी के साथ। किसी का नजरिया फर्क है, कोई मेरे खिलाफ नजरियाती तौर पे, हर किसी से मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। तहरीक इंसाफ का मौकिफ है कि हम अपने इस्तीफे पेश कर चुके हैं। चुनाचे पार्टी ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ का कोई MNA स्पीकर राजा परवेज अशरफ के सामने पेश नहीं होगा। देखिए, हम इस पार्लियामेंट को मकबूजा असम्बली समझते हैं। ये जो असम्बली है इस वक्त उसके ऊपर कब्जा हुआ है, और उस असम्बली में वापस जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम समझते हैं कि तमाम जो हमारे अरकान हैं उनके इस्तीफ़े स्पीकर मंजूर कर चुका है, और स्पीकर के पास रिव्यू करने का, नज़रसानी करने का कोई इख्तियार उन्हें हासिल नहीं है। अच्छा, अब डॉक्टर साहबा, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनकी रोशनी में ये आपको पता चल गया कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि अगर स्पीकर साहब बुलाएंगे भी तो हम नहीं जाएंगे, और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ये मकबूजा असम्बली है, हम इस असम्बली को नहीं मानते, और जो बात आपने कही थी वही उन्होंने भी कही है कि
पहला जो स्पीकर था वो हमारे इस्तीफे कबूल कर चुका है, लेकिन आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मौक़िफ़ आया है तहरीक इंसाफ के वकील के ज़रिए, तो वो तो इस असम्बली में वापस जाना चाहते हैं। वो कहते हैं जी आप ये समझें कि अगर हमारे 123 इस्तीफ़े एक साथ कबूल नहीं हुए तो अब हमारा जो इस्तीफ़ा है वो इनवैलिड हो गया है, हमने वापस जाना है। तो आपके ख्याल में ये अब एक पेचीदा सूरत हाल नहीं है? जी, पेचीदा तो बिल्कुल है और डे वन से है, बिल्कुल वो है। और मैं आपको बताऊं कि मैं तो इस इस्तीफ़ों के फेवर में थी भी नहीं। जब एक इस पर डिस्कशन हुई थी तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि मैं तो बिल्कुल इस बात के फेवर में नहीं हूँ। आपके पास जो प्लेटफॉर्म है आप लोग उस पर अपना रोल अदा करें जैसे हम बैठे हुए हैं। पर जहाँ तक अब की सूरत हाल है, देखिए चाहे जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान था या इमरान खान साहब का बयान था या अब फवाद चौधरी साहब जिस तरह के उनका जो आपने सुनाया, वो तो क्लियरली ये बता रहे हैं ना कि हम ना इस पार्लियामेंट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम ना इन स्पीकर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो हम इनके पास क्यों जाएं। तो उस वक्त ही अगर स्पीकर साहब एक्सेप्ट कर लेते तो बात खत्म हो जाती। और ये सही बात है कि अगर एक स्पीकर ने ऑलरेडी एक्सेप्ट की हुई है तो आप उसको अंडू कैसे कर सकते हैं अगर एक स्पीकर ने कर चुके हैं वो। क्योंकि जिस वक्त कासिम सूरी साहब ने किया था उस वक्त ही वॉज स्पीकर, नॉट इवन डेप्टी स्पीकर, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर जब इनके स्पीकर रिजाइन कर गए तो डेप्टी स्पीकर इज अ स्पीकर। तो जब वो उस कैपेसिटी में जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था तो वो हो गया। लेकिन आज जो आप बता रहे हैं कि उनके वकील का एक मौक़िफ़ आया है, तो अगर कोई वापस आना चाहते हैं तो भी उनको चाहिए कि स्पीकर साहब से फ़ौरन एक राब्ता कायम करें और अपना मौक़िफ़ एक क्लियरली बताएं कि अगर वो पार्लियामेंट में वापस आना चाहते हैं तो भी सही है। लेकिन जाहिर है जब आप सिलेक्टिव तरीके से करेंगे कि आउट ऑफ 123 तो एक कोई सियासत यहाँ पे एक मेलिफाइड इंटेंट नजर आ रहा है कि एक सिलेक्टिव हो रही है बात। 10 का करेंगे फिर 15 को और को करेंगे ताकि बाकी भी जो है वो डीमोरलाइज हों और फिर वो अपने कहें कि हम वापस ले रहे हैं। तो ये चीज़ के बजाय आप या तो जिन्होंने दिए हैं इस्तीफे उन सबके एक्सेप्ट कर लीजिए या ना करें और आप एक क्लियरली उनको कहें, अनाउंस करें कि भाई ये आपकी रिकॉर्डिंग में ये निकला है कि आपने भी फ्लोर पे खड़े होकर किया था, अब हम इस तारीख को आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर आपने राब्ता नहीं किया तो बात खत्म हो जाएगी। आपका जाती ख्याल क्या है? जैसा कि अभी आपने बताया कि जब ये इस्तीफे दे रहे थे तो आपने इनसे कहा था कि ऐसा मत करें, अब आपका क्या ख्याल है कि अब आप इनको क्या मशवरा देंगी कि ये सारे वापस चले जाएं कौमी असम्बली में? देखिए हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ होता है। मैं जिस वक्त क्योंकि मैंने जो भी अपने मैं समझती हूँ कि टाइम मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ गुजारा था और उनसे जो मैंने चीज़ सीखी थी कि मैंने आपको बताया कि 1997 में हम 16-17 मेंबर थे, तब भी काफ़ी लोगों का ये था कि हम पार्लियामेंट में ना जाएं, लेकिन उनका तब भी कहना यही था कि अपने लिए कोई भी प्लेटफॉर्म आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ अगर आज ये पार्लियामेंट में मौजूद होते तो जिस तरह के इस वक्त बुलडोज किया जा रहा है, एक नाम नेहाद अपोजिशन बनाई गई है, बिल्कुल जो अपोजिशन नहीं है, एक वन साइडेड अफेयर है, इस पार्लियामेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कम से कम अगर ये पीटीआई का ये तरीका था कि इसकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करना तो उसमें वो यकीनन कामयाब हुए कि इस पार्लियामेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर सच के अपना रोल का हवाले से तो वो पार्लियामेंट में वो बेहतर तरीके से अपना रोल अदा कर सकते थे और उसको जिस तरह आज बुलडोज करके वन साइडेड तरीके से सारी बात हो रही है। अगर हकीकत में देखें तो सिर्फ जीडीए के 3 मेंबर हम हैं जो अपोजिशन है, वरना आज अब कोई अपोजिशन नहीं है और हमारी कहीं भी ये प्रॉपर नुमाइंदगी भी नहीं दे रहे हैं अपोजिशन को और एक इस पार्लियामेंट की इस वक्त कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब आखिर में ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि जो तहरीक इंसाफ इस वक्त कैंपेन चला रही है, मुतालबा कर रही है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल फौरी इलेक्शन है, मुल्क में फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। बिलावल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में, वो कह रहे हैं जी कि मेरा तो आधा सूबा डूबा हुआ है, इलेक्शन हो ही नहीं सकता। आपका क्या ख्याल है कि फौरी तौर पे इलेक्शन जल्द अज जल्द कब तक हो सकते हैं? जी देखिए, एक तो वो ये कह रहे हैं पीटीआई के जो मैं मौक़िफ़ सुन रही थी कि तारीख दे दें,
तारीख से ये वो तो तारीख तो आज बिलावल ने भी यही कह रहे थे कि अगर आप उसी तारीख पे करा लें जो मतलब एक्चुअल जो टेन्योर कंप्लीट होने का होता है, तो वो भी तारीख ही बात कर रहे हैं, टेंटेटिव एक टाइम दे रहे हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में इस वक्त यही डिमांड कर रहे हैं। और मेरे नज़र में अगर इस वक्त हुकूमत कुछ अकल के नाखून ले, अपोजिशन होती रहेगी, पार्लियामेंट में भी होती रहेगी, अगर इस वक्त इनको ये दे के एक टेंटेटिव टाइम के साथ अगर इनको कहा जाए, दावत दी जाए कि आप पार्लियामेंट में आइए, आके अपना रोल अदा करें, और हम टेंटेटिवली ये टाइम देख रहे हैं कि इस टाइम पे हम इलेक्शन हो सकते हैं। देखिए, इस मुल्क की ज़रूरत और हल है फेयर, ट्रांसपेरेंट, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन, जो कि इस मुल्क में कभी नहीं हुए और ना होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त के भी जो हालात हैं उन पर मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आगे भी आने वाले, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप सारे स्टेक होल्डर्स को इंगेज करें, आप उनको बात करके उनसे एक टेंटेटिव डेट दे के उनको पार्लियामेंट में ज़रूर वापस लेकर आइए, क्योंकि आज ये मुल्क की ज़रूरत है। ये जो आपने बात की है ये बड़ी अहम है, तो इसके लिए आप कह रही हैं कि हुकूमत जो है वो भी तारीख का ऐलान करे, और जो तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातें हैं जो कि इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर हैं, वो भी इस मामले पे हुकूमत के साथ बातचीत करें, और तारीख अगर मिलती है तो असम्बली में वापस आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरे लिए तो उनको सजेशन होगी। आप चाहती हैं कि अगर बहुत चैलेंजेस हैं जी, यानी कि अगर तारीख मिल जाती है तो असम्बली में वापस आ जाए। मैं ये कह रही हूँ जी, क्योंकि यही कुछ उनका सुना था मौक़िफ़, जो मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कहा पीटीआई ने कि अगर हमें डेट दे दी जाए तो हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है कुछ कदम, 2 कदम, हुकूमत को अगर 4 कदम भी आगे बढ़ना पड़ता है तो उनको बढ़ना चाहिए है, अगर वो वाकई ही चैलेंजेस इस मुल्क के समझ सक रहे हैं और वो चाहते हैं कि सच्चाई से अगर इसका हल निकाला जाए, तो अगर 4 कदम भी आगे उनको बढ़ना पड़ता है तो उनको बढ़ना चाहिए। और बाकी ये सिर्फ इस तरह सियासत का खेलना कि पीटीआई ये कह रही है, वो ये कह रही है, हुकूमत बड़ा दिल दिखाए, आगे बढ़ के उनको दावत दे और डेट, एक टेंटेटिव टाइम ज़रूर सेट कर लें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहब ने बहुत अहम, वो कह रही हैं कि अगर हुकूमत 2-4 कदम आगे बढ़ती है और वो तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की डेट दे दे, भले कोई भी डेट दे दे, तो फिर तहरीक इंसाफ जो है उसको भी कौमी असम्बली में वापस आके मौजूदा सूरत हाल जो है पाकिस्तान की, उसमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है, तो सबको मिलजुल के इस सूरत हाल में इस बहरान का कोई हल तलाश करना चाहिए। बहुत ही अहम बात की है डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने। और अब हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से, जिन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के MNAs का मौक़िफ़ पेश किया। और उसके बाद हम बात करेंगे हामिद खान साहब से, जिन्होंने कि तौहीन अदालत के केस में इमरान खान साहब की नुमाइंदगी की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उनसे ये पूछेंगे कि क्या कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ ने जो इस्तीफ़े दिए थे, तो क्या ये फ़ैसला उन्होंने सोच समझ के किया था, ये फ़ैसला सही था या गलत था। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अली ज़फ़र और हामिद खान साहब से बात करते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों के मामले पर जो समाअत हुई, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ रिमार्क्स पर काफ़ी गुफ्तगू हो रही है, और कुछ मीडिया में भी ऐसे तबसरे हो रहे हैं जिससे लग रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बलियाँ वो वापस जाना चाहते हैं कौमी असम्बली में। तो ये जो इस वक्त उनका कौमी असम्बली से जो उनकी एब्सेंस है, इसको हम बायकाट कहेंगे, या उन्होंने वाकई इस्तीफ़े दे दिए हैं, वापस जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने यू टर्न ले लिया है। डॉन ने कहा है कि डी सीटेड PTI MNAs चेंज ट्यून ऑन रेजिग्नेशंस, और एक और जो उनका एनालिसिस है उसमें वो कह रहे हैं हाउ यू टर्न ऑन क्विटिंग नेशनल असम्बली मे प्ले इनटू गवर्नमेंट्स हैंड्स। तो इस पर बात करते हैं। इन अरकान कौमी असम्बली के वकील थे जो आज रिप्रेजेंट कर रहे थे इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइए कि जो आज की समाअत है और उसमें जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे और जो आपके दलाइल थे, उसके नतीजे में हम क्या एज्यूम करें, क्या समझें कि तहरीक इंसाफ वाकई कौमी असम्बली में वापस जाना चाहती है?
जी हामिद मीर साहब, जो पिटिशन फाइल की थी, सबसे पहले मैं एक लाइन में आपको कानून बता दूं जी। कानून ये है, और वो सुप्रीम कोर्ट की उस पर जजमेंट्स भी हैं, और अख्तर मिल्ला साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उनकी भी जजमेंट है। वो ये कानून ये है कि जब किसी की रेजिग्नेशन हो, स्पेशली जब एन मास बहुत सारे लोग रिजाइन करें, तो जो स्पीकर है उसका फर्ज है कि वो इंक्वायरी करे कि क्या ये जो उनका जो इरादा है या कोई वो रिजाइन करने का है या कोई कंडीशन लगाई हुई है रेजिग्नेशन पे, और उसके बाद वो फैसला करे। अब स्पीकर साहब ने किसी एमएनए को बुलाया नहीं और 11 को चूज करके उन्होंने उनको रिजाइन करा दिया। हमारा मौकफ ये था हाई कोर्ट में फाइल करने का कि जो रेजिग्नेशन थी 123 लोगों की, वो रेजिग्नेशन इस कंडीशन पे थी, वो इस शर्त पे थी कि सारे के सारे जो 123 लोग हैं उनको एक साथ डिसीट किया जाए ताकि एक इलेक्शन मोड में जा सके हम। लेकिन जब ये नहीं हुआ तो हमारी जो रेजिग्नेशन थी वो इफेक्टिव नहीं हुई, और चूंकि स्पीकर ने हमें बुला के सुना नहीं तो हमें वापस पार्लियामेंट में भेजा जाए ताकि हमें सुन के फिर स्पीकर फैसला करे। जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस साहब के इस बात पे, उन्होंने ये कहा कि आपका जहां तक कानूनी पहलू है वो तो दुरुस्त है, वो अदालत के फैसलों के मुताबिक है, लेकिन आप हमें ये बताएं कि क्या आप जब चले जाएंगे वापस पार्लियामेंट में, तो आप क्या बाइकॉट जारी रखेंगे पार्लियामेंट का, या आप फिर रिजाइन करेंगे, या आप वो पार्लियामेंट को ज्वाइन करेंगे जी। ये मौकफ आप बयान करें, क्योंकि आपकी पार्टी का मौकफ ये है कि हमने बाइकआउट किया हुआ है। तो उस पे मैंने जवाब दिया था कि जहां तक इन पार्लियामेंटेरियंस का ताल्लुक है, जो 10 लोग गए थे कोर्ट में, वो अपनी पार्टी की लाइन के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन वो कानूनी अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और वो ये है कि हमारी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना की जाए, क्योंकि रेजिग्नेशन इफेक्टिव नहीं है। हम जब भी हमें पार्टी अगर कहती है उसके बाद कि आप ज्वाइन करें तो हम ज्वाइन करेंगे, वरना बाइकआउट हम जो किया हुआ है वो बाइकआउट जारी रखेंगे। अच्छा, तो लेकिन ये जो मौक़िफ़ था, आपके हाई कोर्ट ने कहा जी आप बात मुकम्मल करें। आप एफिडेविट दे दीजिए, अगर आप ये एफिडेविट देते हैं कि हम पार्लियामेंट ज्वाइन करेंगे तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। तो बॉल एक तरह से अदालत ने कहा कि अब आपके कोर्ट में है, अब आप फैसला करके मुझे बताएं। अच्छा, तो इसमें ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि एक और एमएनए थे जिनको पहले डी नोटिफाई किया गया था कराची से, शकूर शाद साहब, तो उनका केस पहले आया, इस आपके केस से पहले उनका केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, तो क्या उससे ये इम्प्रेशन नहीं बना कि तमाम जो एमएनएस थे 123 जिन्होंने इस्तीफे दिए थे वो सारे एक पेज पे नहीं थे? जी, जो शाह साहब का केस है, शाद साहब ने तो आके ये अदालत में कहा था कि मैंने इस्तीफा दिया ही नहीं जी, ये इस्तीफा मेरा नहीं था और मैं पार्लियामेंट को मैंने ज्वाइन भी कर लिया है, तो मुझे स्पीकर साहब ने गलत निकाला। अच्छा। और उस पे अदालत ने उनको इजाजत दे दी कि आपने चूंकि ज्वाइन कर लिया, तो हमसे भी ये पूछा गया था कि क्या आप पार्टी की लाइन के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, क्योंकि शाद साहब तो पार्टी की लाइन के अगेंस्ट गए थे कि मैंने तो पार्लियामेंट में बैठना है। तो वो सवाल जज साहब ने पूछा था हमसे, और वो उसका जवाब यही था कि जहां तक ये 10 एमएनएस का ताल्लुक है, ये पार्टी लाइन को नहीं छोड़े, ये पार्टी लाइन के मुताबिक ही है, लेकिन और उसके साथ ही चलेंगे जो पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन उनको उनकी जो रेजोल्यूशन एक्सेप्ट की गई है, जो वो स्पीकर साहब ने, ये आइन के खिलाफ है, इसलिए उनको हम समझते हैं कि हम मेंबर ही हैं और हमें वापस अगर जाना पड़ा तो हम जाएंगे पार्लियामेंट में, अगर पार्टी ने फैसला किया। तो अदालत ने यहाँ अभी रोका था मामला और एडजर्न किया है कि आप इस चीज को क्लैरिफाई करें कि आप पार्लियामेंट को बाइकआउट तो नहीं करेंगे, क्योंकि अदालत का मौक़िफ़ ये था कि आप ये नहीं हो सकता कि आपको मैं वापस भी भेज दूं और आप फिर भी बाइकआउट जारी रखें। अच्छा, अब इसमें एक मैं सवाल आपसे करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब के कुछ बयानात हैं, ज़रा ये सुन लें, और फिर इन बयानात को सुनवाने के बाद मैं आपसे सवाल करता हूँ। ज़रा नाजरीन आप सुन लें कि मैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमाओं के कौन से बयानात सुनवाना चाह रहा हूँ। मुझे अभी भी मशवरे दिए जाते हैं कि इमरान खान
असेंबली में चले जाओ, इनके साथ इकट्ठे बैठ के मामले तय करो। पाकिस्तानियों, मेरी एक बात सुन ले आप, मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, हर किसी के साथ। किसी का नजरिया फर्क है, कोई मेरे खिलाफ नजरियाती तौर पे, हर किसी से मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। तहरीक इंसाफ का मौकिफ है कि हम अपने इस्तीफे पेश कर चुके हैं। चुनाचे पार्टी ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ का कोई MNA स्पीकर राजा परवेज अशरफ के सामने पेश नहीं होगा। देखिए, हम इस पार्लियामेंट को मकबूजा असम्बली समझते हैं। ये जो असम्बली है इस वक्त उसके ऊपर कब्जा हुआ है और उस असम्बली में वापस जाने का हमारा कोई इरादा नहीं। हम समझते हैं कि तमाम जो हमारे अरकान हैं उनके इस्तीफ़े स्पीकर मंजूर कर चुका है और स्पीकर के पास रिव्यू करने का, नज़रसानी करने का कोई इख्तियार उन्हें हासिल नहीं। अच्छा, अब अली ज़फ़र साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि अगर हमारे इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए स्पीकर हमें बुलाएगा तो हम स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे, ये एक मकबूजा असम्बली है, हम इस असम्बली को नहीं मानते, तो अब अगर आज अदालत को ये कहा गया है कि ये जो हमारे इस्तीफ़े हैं ये गलत कबूल किए गए हैं, गलत डी नोटिफिकेशन हुआ है, तो इसको हम यू टर्न नहीं कहेंगे? जी हामिद मीर साहब, ये जो आपने सुनाई मुझे क्लिप्स, यही पार्टी का मौक़िफ़ है और अभी भी यही मौक़िफ़ है। ये जो 10 अरकान हैं, MNAs जो हैं जिन्होंने फाइल की है पिटिशन, वो इसी मौक़िफ़ पे कायम है। लेकिन कहना ये है कि ये फैसला कि हमने पार्लियामेंट में बैठना है या नहीं बैठना, ये एक सियासी फैसला है, ये सीनियर लीडरशिप ने करना है। जहाँ तक मेंबर्स का ताल्लुक है, वो कह रहे हैं कि हम मेंबर्स हैं, रेजिग्नेशन हमारी चूंकि वो इकट्ठे एक्सेप्ट नहीं हुई, वो इसका मतलब ये है कि हम मेंबर अभी तक हैं। हमारी रेजिग्नेशन इम्प्लीमेंट सिर्फ तब होगी जब 123 लोग इकट्ठे सीट होंगे, वरना हम मेंबर रहेंगे। वो हमारे सियासी फैसला है पार्टी का कि हम असेंबली में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और इसी मौक़िफ़ पे पार्टी भी कायम है और ये जो 10 अरकान हैं उन्होंने पार्टी से पूछ के ही ये पिटिशन दायर की है। ये अच्छा, जो इम्प्रेशन है कि हमने कोई नया मौक़िफ़ लिया, ये शायद एक है इस पिटिशन की, लेकिन हक़ाइक़ पे मबनी नहीं। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तहरीक इंसाफ सिर्फ ये चाह रही है कि वो जो कुछ दिनों में एक बाई इलेक्शन होने वाला है, आप उसको मुलतवी करवाना चाहते हैं, और उसका जिक्र भी आज कोर्ट प्रोसीडिंग्स में हुआ? इसका बिल्कुल जिक्र हुआ और यही हमने कहा कि हम मेंबर्स हैं, हमारी राइट है कि हम पार्लियामेंट में रहें। तब भी जिस तरह वो 112 लोग अभी तक बैठे हुए हैं, अगर कल को पार्टी फैसला करती है, अब सियासी मामला है, किसी वक्त भी फैसला तब्दील हो सकता है, अगर पार्टी फैसला करती है कि हमने पार्लियामेंट में जाना है तो वो 112 तो चले जाएंगे लेकिन हम रह जाएंगे पीछे। तो ये एक उस सिलसिले में बात हुई थी कि ये इलेक्शंस जो हैं ये एक बार हो गए तो फिर हमारी राइट वो खत्म हो जाएगी, इस तरह की मौक़िफ़ था। लेकिन इलेक्शन तो एक कॉन्सिक्वेंस है, वो तो एक नतीजा है। हमारी रेजिग्नेशन जायज़ है, अगर कानून के मुताबिक है तो फिर तो इलेक्शन हो और होने चाहिए। लेकिन अगर वो आइन के खिलाफ किया है कोई एक्शन स्पीकर ने, तो फिर हमारा मौक़िफ़ था कि ये इलेक्शन फिर नहीं हो सकते क्योंकि हम मेंबर हैं अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, अपनी पार्टी का भी और अपने जो क्लाइंट्स हैं, यानी कि जो उनके साथी हैं अरकान कौमी असम्बली जिनका केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, उनका मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। अब हम एक वक्फ़ा लेते हैं और तहरीक इंसाफ ही से ताल्लुक़ रखने वाले एक और आइनी माहिर हामिद खान साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या चंद माह पहले जो तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने एन ब्लॉक इस्तीफ़े दिए थे, क्या ये फ़ैसला दुरुस्त था या ये फ़ैसला जल्दबाजी में किया गया था? इस पर बात करेंगे हामिद खान साहब से एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब हामिद खान साहब से। हामिद खान साहब, एक लीगल एक्सपर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के तौर पे आपका क्या ख्याल है कि ये जो तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कौमी असम्बली में अपने इस्तीफ़ों के हवाले से,
इससे क्या समझा जाए कि अब क्या वाकई तहरीके इंसाफ वापस जाना चाहती है कौमी असम्बली में? देखिए, मैं इसमें पूरी तरह से इन नहीं हूँ कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि ये जो पिक एंड चूज़ की पॉलिसी स्पीकर ने अपनाई है, हाँ। कि उसने बजाय 120 या 23 इस्तीफ़ों को इकट्ठा मंजूर करने के, ये सारे के सारे इस्तीफ़ों को मुस्तरद करने के, उसने 10 या 11 इस्तीफ़े उठ के उनको मंजूर कर दिए, बाकी फिर वैसे के वैसे चल रहे हैं। देखिए, ये बात गलत है। या तो सारे इस्तीफ़े मंजूर कर लें या फिर आप कोई भी इस्तीफ़ा मंजूर ना करें। ये ऑप्शन नहीं है कि आप पिक एंड चूज़ करें, चंद एक उठा लें, अब 1 महीने के बाद 10 और उठा लें, 2 महीने के बाद 5 और उठा लें, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र साहब को ये कहा है कि ये मामला आप पार्लियामेंट में वापस लेके जाएं और पार्लियामेंट में ही इसको तय करें। आपके ख्याल में क्या वाकई ये मामला पार्लियामेंट में ही तय होना चाहिए? देखिए, यहाँ तो सूरत हाल ये है कि इस्तीफ़ों पर एक इख्तलाफ राय है, और इख्तलाफ राय ये है कि क्या इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं कि नहीं हो चुके, या मंजूर इस तरह किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते। ये तो अदालतों ने फैसला करना है, क्योंकि इससे पहले जो मेन कंट्रोवर्सी, जिस बुनियाद पर ये सारी बात की कंट्रोवर्सी आई है, वो ये था कि एक दफ़ा इस्तीफ़ा दिया गया और इस्तीफ़ा जो है मंजूर हुआ, तो उस पर उस मेंबर ने कहा अदालतों के सामने कि भाई मैंने इस्तीफ़ा वापस ले सकता हूँ, या इस्तीफ़ा भी मेरा मंजूर नहीं हुआ कि मुझे बुला के पूछा नहीं गया कि मैं वाकई इस्तीफ़ा दे चुका हूँ या किसी दबाव के तहत इस्तीफ़ा लिया गया मुझसे। तो उस सूरत में कोर्ट्स ने यही फैसला दिया था कि स्पीकर का ये फ़र्ज़ बनता है कि हर मेंबर जो इस्तीफ़ा दे उसको बुला के अपने आप को मुतमईन करे कि भाई ये इस्तीफ़ा जेन्युइन है, किसी दबाव के तहत नहीं है और किसी और वजह से, एक्सट्रेनियस रीज़न की वजह से नहीं है। तो वो बुनियादी जो डिटर्मिनेशन हुई है, ये अदालत से हुई है कि आया इस्तीफ़ा फिल फौर मंजूर होना चाहिए, या स्पीकर के क्या इसमें इख्तियारात हैं और क्या फ़राइज़ हैं इस्तीफ़ा मंजूर करने से। सो मैं ये समझता हूँ कि ये अदालत इसका फ़ैसला करने की मजाज है। आपके ख्याल में जो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि असम्बली के मेंबर रह के आप असम्बली नहीं जाते तो ये पार्लियामेंट की तौहीन है, तो ये उन्होंने सही कहा है? देखिए, बात ये है कि ये तो गालिबन उनका रिमार्क है, उन्होंने कोई फैसला तो नहीं दिया है। जी जी, उनका रिमार्क है, आप ये नहीं कह सकते कि ये वर्डिक्ट है। हाँ, ये रिमार्क है, तो एक रिमार्क है, खुदा मालूम। बिल्कुल, ये रिमार्क है उनका। जी। अच्छा, अब ये बताएं कि सर आपका क्या ख्याल है कि अगर तहरीक इंसाफ के ये मेंबर्स जो हैं, ये अगर 5 दिन के बाद दोबारा हेयरिंग होगी, तो अगर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इसमें कोई ऐसा फैसला करते हैं जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ वापस चली जाती है कौमी असम्बली में, तो आपको लगता है कि इससे जो मुल्क में एक सियासी बहरान है वो हल हो जाएगा? देखिए, मैं तो ये बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि एन ब्लॉक इस्तीफ़े देने जो थे वो मुनासिब नहीं थे, और कोई सही माने में इस पर मशवरा नहीं किया गया। उस पर जल्दी में, जज्बात में गालिबन ये इस्तीफ़े ले लिए गए, और किसी ने गलत मशवरा दे दिया होगा उस वक्त पार्टी लीडर को, वरना मैं समझता हूँ कि उस वक्त एहतियात से काम लिया जाता। और क्योंकि लोगों की नुमाइंदगी का मामला है, तकरीबन आधे पाकिस्तान के जो मेंबरान हैं, या जो तकरीबन आधा या 40% पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के सीटों के जो मुंतखब अरकान है, उनसे खाली कर देना हाउस को, उससे एक नुकसान होता है और लोगों की नुमाइंदगी पर बहुत बड़ा जो है असर पड़ता है। तो ये मेरे नज़दीक तो उस वक्त पूरी तरह से सोच समझ के ये फ़ैसला नहीं हुआ, जल्दी में, जज्बात में फ़ैसला हुआ। तो अब आपके ख्याल में ये अगर वापस चले जाएं तो ये मुनासिब होगा? मेरे नज़दीक कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम जिन भी हलकों से ये मेंबरान थे असम्बली के,
उन हलकों में अवाम को ये हक हासिल है कि उनका मुंतखब नुमाइंदा जो है असम्बली में उनकी नुमाइंदगी करे। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, आपने तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया और आपका ये कहना कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उन्होंने इस्तीफ़े देने का फ़ैसला जल्दबाजी में किया या किसी के गलत मशवरे पे किया, ये तो इंतहाई काबिल गौर बात है। तो अब हम प्रोग्राम के आखिर में आपको ये बताना चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ हैं, इनकी जो काबीना के अरकान हैं इनकी तादाद 75 हो चुकी है, 75। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक रिकॉर्ड है। और तारिक बाजवा साहब जो हैं वो हाल ही में उनको स्पेशल असिस्टेंट तैनात किया गया, जिसके बाद ये तादाद 75 हो गई है। इस जहाज़ी साइज़ की काबीना में इस वक्त 35 फेडरल मिनिस्टर हैं और उसमें जो 7 वज़राए मुमलकत हैं वो भी शामिल हैं और 4 एडवाइज़र हैं, जिसमें 29 मुआवनीन ख़ुसूसी भी इस जहाज़ी साइज़ काबीना में शामिल हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 वफाकी वज़रा और 23 स्पेशल असिस्टेंट जो हैं मुआवनीन ख़ुसूसी, उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। एक फेडरल मिनिस्टर साहब जो हैं वो तो बगैर किसी पोर्टफोलियो के कई महीने से काम कर रहे हैं और जो 23 स्पेशल असिस्टेंट हैं उनके पास महकमा ही कोई नहीं है। तो एक तरफ आप पूरी दुनिया को कहते हैं कि पाकिस्तान की मुएशत जो है वो बड़े प्रेशर में है, सैलाब की वजह से हम बड़े मसाइल का शिकार हैं, दूसरी तरफ आप रोज़ाना किसी ना किसी स्पेशल असिस्टेंट जो है उसको अपनी काबीना में शामिल किए जा रहे हैं और ज़ाहिर बात है उससे काबीना का साइज़ बढ़ने से जो अखराजात हैं वो भी तो बढ़ते हैं। तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन है हमारी इस जहाज़ी साइज़ की काबीना के पास कि एक तरफ आप आवाम पे टैक्सों का बोझ डाल रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं आवाम कुर्बानी दें, दूसरी तरफ आप खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। ये जो 23 स्पेशल असिस्टेंट हैं जिनके पास कोई महकमा नहीं है, इनका क्या काम है इस काबीना में? क्या इसका कोई जवाब देंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।